हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? होप आप सब कोविड-19 में सब अपने घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का जो टॉपिक है रूरल ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया, उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अमित वर्मा है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, सेंट विल्फ्रेड कॉलेज, जयपुर, राजस्थान, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। रूरल ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया। रूरल ब्रॉडकास्टिंग इंडिया, तीन टर्म बेसिकली इसमें मतलब एक कीवर्ड्स हैं, रूरल और ब्रॉडकास्टिंग। आज का जो ये लेक्चर हो रहा है एक बहुत यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए तो। और मैं चाहता हूँ कि इसको वो क्लास वाला इंटरेक्शन नहीं बना के मतलब एक फॉर्मल इंटरेक्शन हो, जो मतलब होता है फ्रेंड्स में होता है जिस तरीके से। तो रूरल जो टर्म है, रूरल के नाम से जो हमारे माइंड में जो इमेज आती है वो क्या है, सीधा एक विलेज की जाती है। तो अगर अब हम उसको डिफ़ाइन करें कि रूरल इज ए एनी जोग्राफिकल एरिया दैट इज़ आउट ऑफ टाउन्स और सिटी, कुछ भी आप उसको आप कर सकते हो। टाउन या सिटी के बाहर का जो भी आपको जोग्राफिकल एरिया है वो रूरल होता है। रूरल का नाम सुनते ही हमारे को सबको अपना बचपन, गाँव, ये सब चीज़ें याद आ जाती है। फिर आती है बात ब्रॉडकास्टिंग की। तो ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? तो ब्रॉडकास्टिंग को अगर हम सीधे सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें, तो अगर इसकी डेफिनेशन अगर हम जाएंगे तो ब्रॉडकास्ट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग ऑडियो एंड वीडियो प्रोग्राम कंटेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इनटू रेडियो थ्रू रेडियो, टेलीविज़न एंड इंटरनेट मीडिया। तो जो भी हम रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट मीडिया के थ्रू हम डेलीब्रेट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग का जो ये जो तीन प्लेटफॉर्म्स होंगे, इन्हीं के थ्रू हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर ब्रॉडकास्टिंग के बाद में अगर हम ब्रॉडकास्टिंग को हम और आगे चलते हैं रेडियो के अंदर, तो जैसे रेडियो का माइंड में हम सोचे कि रेडियो शुरू कहाँ से हुआ, तो रेडियो का जो टर्म था वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, टॉप ऑफ द हिल्स, फायर बाय नाइट, कॉलम्स ऑफ स्मोक और लार्ज मिरर बाय डे। तो अगर हम फर्स्ट कैटेगरी में जाएं, टॉप ऑफ द हिल्स, तो अगर कोई माउंटेन पे एकदम टॉप पे खड़ा है तो वो हमें क्या होगा, वो ब्रॉडकास्ट होगा बहुत सारे मास को, बहुत सारी पॉपुलेशंस को दूर से ही। सेम अगर कहीं पे भी फॉरेस्ट में या हिल्स पे अगर कहीं पे भी फायर होगी, वो भी एज ए ब्रॉडकास्ट फॉर्म है, क्योंकि वो बहुत दूर से आपको दिख जाएगी। ठीक है, वैसे ही जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, जहाँ पे बहुत धूल के गुब्बार जो रहते हैं, बड़े बड़े दूर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वहाँ पे कुछ ना कुछ या तो कोई इंडस्ट्री है या कुछ ना कुछ हैपन हुआ है। और अगर आपने दिन में धूप में देखा होगा तो बड़े बड़े मिरर्स, मतलब रेगिस्तान में या रोड पे हमको रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी मिरर इमेजेस को। तो ये एक ब्रॉडकास्टिंग का कन्वेंशनल मेथड था जो एंशिएंट ग्रीक के थ्रू आता है। फिर इसके बाद में अगर हम ब्रॉडकास्टिंग को चलें तो टेलीग्राफिकल ब्रॉडकास्टिंग से इसकी शुरुआत हुई थी 1792 के अंदर। टेलीग्राफिक ब्रॉडकास्ट एक पियानो की शेप में, मतलब एक इक्विपमेंट था जिसको, जो पूरा इलेक्ट्रिक इम्पल्स से चलता था। उसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स इसको हम ट्रांसमीटर के थ्रू एनकोड और डिकोड करते थे, जो प्रॉपरली वायर के थ्रू कनेक्ट होता था, वायर के थ्रू। और उसका हम लॉन्ग डिस्टेंस टेलीग्राफी बोल सकते हैं, जो सबसे पहले 1792 के अंदर स्टार्ट किया गया। उसके बाद आया टेलीफोन ब्रॉडकास्टिंग। तो टेलीफोन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जो टेलीफोन हम यूज कर रहे हैं वो उसका बाद का एडवांस एक मॉडल था। लेकिन इस टेलीफोन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर इसका जो इस्तेमाल था यूजर्स को सिर्फ़ और सिर्फ ओपेरा और ये थिएटर परफॉर्मेंस सुनने के लिए किया जाता था, जिसका जो इन्वेंट किया फ्रेंच इन्वेंटर थे, उनका नाम था क्लेमेंट एडर। तो क्लेमेंट एडर 1881 के अंदर इन्होंने टेलीफोन ब्रॉडकास्टिंग का इन्वेंशन किया। तो दो टर्म हो गई, पहला ब्रॉडकास्टिंग में पहला हम हो गया आपका उसका टेलीग्राफिक, फिर टेलीफोनिक।
टेलीफोनिक के बाद रेडियो ब्रॉडकास्टिंग आया। तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग भी क्या है, आप सबको पता है, क्लासेज में हमने पढ़ा है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया है ना, गुगले मार्कोनी ने किया है। तो बट ये क्या था कि ऑडियो सिग्नल थे जिनको हमने उसको एयर के थ्रू रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करके ट्रांसमीटर पे भेजा, और ट्रांसमीटर्स के थ्रू एंटीना ने रिसीव किया, और एंटीना ने रिसीवर को डिकोड करने के लिए सिग्नल्स को दिया। जिस तरीके से हमारे पास में रेडियो होता है आजकल तो मोबाइल फ़ोन में आ गया, तो उसका फॉर्म एज इट इज़ यही होता है। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट किया था रेडियो ट्रांसमिशंस को मार्कोनी गुरबानी ने, जो 21 साल का 21 साल का इटालियन पर्सन था, फ्रेंच इन्वेंटर था उसका टेलीग्राफिक का, और इटालियन 21 ईयर ओल्ड होती है। फिर टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग आती है। तो लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है रूरल ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया, तो रूरल के अंदर सबसे पहले रेडियो, और रेडियो के बहुत सारे टाइप्स आ चुके हैं, और फिर टेलीविज़न। तो हम पहले रेडियो से शुरुआत करेंगे। तो रेडियो के अंदर जो सबसे पहले हमने सुना ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो के बाद में फिर हमारा आया एफएम, जो कमर्शियल पर्पस से होता है, जिसको आज हम, क्योंकि हमारा रूरल टॉपिक है तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो एफएम के बाद में कम्युनिटी रेडियो। कम्युनिटी रेडियो इज़ अ टाइप ऑफ रूरल ब्रॉडकास्टिंग। कम्युनिटी रेडियो के बाद में हेम रेडियो, और हेम रेडियो ये जो है डिज़ास्टर में यूज होता है। अभी भी बहुत जगह जो अभी कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसमें कम्युनिटी रेडियो और हेम रेडियो का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन के लिए। तो और उसके बाद में एक नया टाइप है रेडियो का ही, वेब रेडियो, जिसको भी आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो हम बात करते हैं अगर ऑल इंडिया रेडियो की, तो ऑल इंडिया रेडियो के अंदर जो उसका स्टार्टिंग हुआ, आप सबको पता है, आपने पढ़ा होगा कि ऑल इंडिया रेडियो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है। और आपको बता दूं कि ऑल इंडिया रेडियो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क है, जो वर्ल्ड के अंदर ऑल इंडिया रेडियो लार्जेस्ट नेटवर्क के रूप में सस्टेन करता है, जिसका हेडक्वार्टर आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में है। ठीक है। अगर अब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो ये आपने देखा होगा कि पहले 3 क्लब बनाए गए थे। आईबीसी जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी, तो आईबीसी के अंदर जो पहला रेडियो क्लब बना बॉम्बे जून 1923 में, दूसरा रेडियो क्लब बना कैलकाटा में जो नवंबर 1923 के अंदर, और जो थर्ड बना मद्रास, जिसको अब हम चेन्नई बोलते हैं, वो 1924 के अंदर बना। तो पहले रेडियो जब ब्रिटिशर्स थे तब 3 क्लब थे। उन 3 क्लब्स के थ्रू रेडियो को हमने स्टार्ट किया तब, क्योंकि पार्टीशन से पहले की बातें हैं सारी। तो जो बॉम्बे क्लब था, बॉम्बे क्लब को जुलाई 23 1927 में लॉर्ड इरविन, इनका हमने बहुत नाम सुना है बुक्स में और हर जगह। लॉर्ड इरविन, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। और वह एज इट इज़ जो सेकंड क्लब था हमारा, कौन सा, कैलकाटा वाला। कैलकाटा वाले को वहाँ के जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उस टाइम के, सर स्टैनली जैक्सन जिनका नाम था, और अच्छा नाम है, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था 26 अगस्त 1927 को। उसके बाद में ये जो क्लब थे, पहले जो विज़न था, मतलब रेडियो इन तीनों क्लब को लाने का, वो उनका जो विज़न था म्यूजिक और ड्रामा, इनका इनकरेजमेंट करने का था। क्योंकि उनका सिर्फ 2 ही, आप बोल सकते हो प्रोग्रामिंग थीम बोलो या एम के बोलो, वॉटेवर। तो ये सिर्फ म्यूजिक और ड्रामा के लिए इन तीनों क्लब्स को उन्होंने इस्टेब्लिश किया। उसके बाद में आईबीसी जो ये चल रहा था, और फिर सबको पता है कि दिल्ली स्टेशन जो था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग का, वो 1 जनवरी 1936 से ऑन एयर हुआ। ऑल इंडिया रेडियो जो मेन, जब हम सोच रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो के बहुत सारे नाम, कई बार बैचलर और मास्टर्स के स्टूडेंट कन्फ्यूजन में होते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो बोलें, एआईआर बोलें, आकाशवाणी बोलें, प्रसार भारती बोलें, विविध भारती बोलें, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बट कि है क्या मतलब, तो इसीलिए बहुत सारे डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के। तो ऑल इंडिया रेडियो जो 24 अक्टूबर 1941 को सेटअप किया गया था, ये फिर इसमें युववाणी का बहुत अहम रोल है ऑल इंडिया रेडियो के अंदर। युववाणी बहुत लोगों ने सुना भी होगा, आज भी हम सुनते हैं युववाणी को। युववाणी जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद में विविध भारती जो था वो भी बहुत पॉपुलर है।
क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की जो प्रोग्रामिंग्स है वो ब्रॉडकास्टिंग जो है वो 3 कैटेगरी के अंदर होती है। पहला नेशनल, दूसरा रीजनल और तीसरा लोकल। नेशनल प्रोग्रामिंग वो होती है जो दिल्ली से होती है, जिसमें इंटरव्यू और न्यूज़ और ये सारे होते हैं। और जो रीजनल प्रोग्रामिंग है वो सारे स्टेट्स में होती है, सारे उनके डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से होती है। और लोकल प्रोग्रामिंग जो करीब अराउंड 28 लोकल स्टेशंस हैं, जो 28 लोकल स्टेशन से इसकी लोकल प्रोग्रामिंग ऑन एयर होती है। अब अगर हम बात करें रेडियो के प्रोग्राम्स की, तो प्रोग्रामिंग्स में जो है इसकी हम स्पेशल ऑडियंस प्रोग्राम, तो रूरल ब्रॉडकास्टिंग में स्पेशल ऑडियंस प्रोग्राम का ऑल इंडिया रेडियो का सबसे अहम रोल है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा सुना वही जाता है। अगर हम रेडियो की वर्ड आते ही रेडियो, हमारे माइंड में क्या आता है? एक किसान है, हम जो सुनते भी आए होंगे पहले, किसान है वो खेती कर रहा है और उसने हैंग किया हुआ है रेडियो, साइकिल पे जा रहा है और ट्रांसमीटर है। पहले हम सुनते थे कि हम एक ट्रांसमीटर होता था और हम उसको सारे टाइम सुनते रहते थे, क्योंकि रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो उसमें हमको 2 वे कम्युनिकेशन वैसे कोई नीड नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं और वो चलता जा रहा है और हम सुनते जा रहे हैं, उससे हम एंटरटेन भी हो रहे हैं, इन्फोटेन भी हो रहे हैं, हमें सूचनाएं भी दे रहा है और एंटरटेन भी, दोनों वो काम कर रहा है। तो ऑल इंडिया रेडियो है जो करीब करीब आज की डेट में 23 लैंग्वेज और 179 डायलेक्ट्स में 479 स्टेशन से, रिले स्टेशन से ऑन एयर करता है। और इसके जो स्पेशल ऑडियंस प्रोग्राम है, स्पेशल ऑडियंस प्रोग्राम में इसकी जो कैटेगरी है वो है फार्म एंड होम यूनिट। तो फार्म एंड होम यूनिट, अगर फर्स्ट वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि फार्म एंड होम यूनिट क्या है। जो फार्म एग्रीकल्चर और फार्मर्स के लिए है, होम यूनिट तो जो एग्रीकल्चर में फार्मर्स के लिए जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी हम फार्मिंग कर सकते हैं या उनके बेसिस पे जो भी हम इंफॉर्मेशंस दे सकते हैं, वो फार्म एंड होम यूनिट कैटेगरी में ये लोग इस प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसमें किसानों को वो खेती कैसे की जाए, किस तरीके से आपकी फार्मिंग बहुत अच्छी होगी और किस तरीके से उनको अवेयर किया जाता है, कौन से मौसम में, कौन सी सॉइल में किस तरीके से क्या सब। तो ये इस कैटेगरी में ये लोग ऑडियंस से कनेक्ट होते थे। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था टीवी में और रेडियो में, सबसे ज़्यादा इन लोगों ने फार्मिंग के अंदर और एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये प्रोग्रामिंग इनकी रही थी। उसके बाद में वर्कशॉप्स भी एग्रीकल्चर कैटेगरी में ऑल इंडिया रेडियो ने बहुत करी है। जो किसान वाणी आपने सुना होगा, 2004 की वो बात है। तो किसान वाणी में भी ये लोग वर्कशॉप्स करते थे, जिनमें ये इनवाइट करते थे किसी एक्सपर्ट्स को और उनको फिर उनके थ्रू ये लोग ब्रीफ करते थे। जिस तरीके से आज हम एफएम में या रेडियो में या टीवी में हम देखते हैं कि इंटरव्यू होता है, उसी तरीके से ये वर्कशॉप्स ये करते थे, जिसमें किसी एक एक्सपर्ट को बुलाया जाता था और फिर उस एक्सपर्ट्स के थ्रू ये लोग फार्मर्स को, ऑडियंस को बताते थे कि कब क्या कैसे किया जाना चाहिए और उनके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता था। फिर ऐसे ही किसान दिवस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। एनवायरनमेंट पे भी इनकी इतनी सारी प्रोग्रामिंग्स थी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ में हो गया, चाहे फॉरेस्ट कन्वर्जेंस में हो गया। तो इन सब चैलेंजेस को ये लोग एनवायरनमेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेफ़ रह सके और अच्छे से सस्टेन कर सके। उसके बाद हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो सबसे बड़ा एक चैलेंजेस भी होता है कई बार गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि न्यूट्रिशंस पे भी हम लोग प्रोग्रामिंग आज की डेट में भी करते हैं कि कैसे न्यूट्रिशंस लिया जाना चाहिए, कब कौन सी चीज़ खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। तो उसकी एडवाइजरी जो है हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है जो इशू करती है, उसी तरीके से हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को किस तरीके से बैलेंस करके रखें। जिस तरीके, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब हमें एक लाइन कहते थे कि पहला सुख निरोगी काया। तो जब तक आप हेल्दी नहीं रहेंगे, जब तक कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए इसके बेसिस पे प्रोग्रामिंग करते थे, जिसमें ये किसी भी डॉक्टर को बुला लिया और फिर फ़ोन कॉल्स ले लिए या चिट्ठी से उनसे सवाल लेके और फिर ये सब उनको प्रॉपर उनका इन्फॉर्मेशंस लिसनर्स को पहुंचाते थे। सबसे ज़्यादा ये भी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो प्रोग्रामिंग है सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। फिर चिल्ड्रंस प्रोग्राम की बात करें तो चिल्ड्रंस का जो एज ग्रुप 5 to 7 ईयर्स और 8 to 14 ईयर्स तक का जो है, उनमें इन्होंने चिल्ड्रंस के कैटेगरी पे बहुत सारी प्रोग्रामिंग्स करी।
जैसे प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, तो किस तरीके से जो मतलब इवन रूरल एरियाज़ में तो हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स है कई बार वो भी नहीं पता होते हैं, तो चिल्ड्रंस के जो राइट्स होते हैं उनके क्या प्रोटेक्शंस होते हैं, उनसे हम चाइल्ड लेबर जो है वो नहीं करवा सकते, वो सारी चीज़ें हैं, उनको हमको उनका जो राइट्स है उनको एजुकेशन प्रॉपर करानी है, न्यूट्रिशन प्रॉपर देनी है, इन सब चीज़ों पे। और जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनका प्रॉपर केयर होना चाहिए, उनको प्रॉपर सपोर्ट होना चाहिए। उनके ऊपर हो गया इक्वल स्टेटस ऑफ गर्ल्स, जिस तरीके से कई वर्षों से हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इन पे हम काम करें, वैसे ही हम इक्वल स्टेटस ऑफ गर्ल्स पे, क्योंकि समाज में दोनों जो वर्ग दोनों जो हैं मेल और फीमेल, मतलब लड़के और लड़कियां दोनों बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़कियां कम है और लड़के ज़्यादा हैं या लड़के कम है, तो इक्वल स्टेटस होना चाहिए। और फिर उसके बाद में इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो सेल्फ रिलायंस सोसाइटी की कैसे इम्प्रूव हो, उस पर भी ये लोग प्रोग्राम करते थे कि जो हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम घरेलू घर पे भी रह के हम इन सब चीज़ों को बनाएं और उनको हम मार्केट में दें, और जो भी हमारे घर पे जो जिसको हम वेस्टिंग मटेरियल बोलते हैं उनसे भी हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो सबसे अहम है कि स्वच्छ पानी पिएं और स्वच्छ हवा लें, ये होना चाहिए कि आपका पानी पीने का स्वच्छ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उसको अनहाइजीनिक आप वाटर कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये चिल्ड्रन प्रोग्राम है जिसके अंदर सबसे बड़े टास्क थे और सबसे अच्छी कैटेगरी थी, उन पे भी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग है जो अभी भी होती है। फिर वुमेन प्रोग्राम, क्योंकि वुमेन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हमारा है सोसाइटी के अंदर, तो को समाज के अंदर एक अहम रोल एज इट इज़, मतलब पुरुष प्रधान, ऐसा नहीं हो कि वो एक स्टेटस दे रहे हो मेल कैटेगरी में, उनका भी वही स्टेटस होना चाहिए जो दूसरा जो हम मेल्स को हम करते हैं। सेम वैसे ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, जो सम ऑफ द इश्यूज़ हैं वो सारे हम प्रोग्राम्स में डिस्कस करते हैं। उसके बाद स्वस्थ भारत जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का जो प्रोग्राम है स्वस्थ भारत के अंदर हम सेम इन्हीं तरीके के है जो 29 स्टेशंस जो हैं ऑल इंडिया रेडियो के, उनके थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे से। अगर हम स्टेशंस की बात करें तो पूरे जो 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स में सब जगह से स्वस्थ भारत का भी ब्रॉडकास्ट होता है। और आज जैसे मन की बात जो मोदी जी करते हैं, तो मन की बात भी सेम हमारा एक बोले तो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है, जिसमें वो लोग अपना चिल्ड्रंस पे, विलेजेस पे और एजुकेशन पे किसी भी तरीके के ऐसा सेंट्रिक डेवलपमेंटल थीम को वो उठाते हैं, जिसमें रेडियो, टीवी और सब पे कम्युनिटी रेडियो सबको चलाना होता है। और सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, ये कई बार देखा जा रहा है मन की बात रेडियो में। तो ऑल इंडिया रेडियो जो शुरू से चलता आ रहा है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। विविध भारती जो था, विविध भारती हमने खूब सुना है। विविध भारती एक सर्विस है, क्योंकि 56 में, मतलब ऑल इंडिया रेडियो के अंदर 56 में आकाशवाणी का जो नामकरण दूसरा हुआ, क्योंकि पहले ऑल इंडिया रेडियो चलता था और फिर उसके बाद में प्रसार भारती जब टेलीविज़न जब सेपरेट हो गया AIR से, तो अब उसका हमने प्रसार भारती हमने उसका नेम चेंज किया। तो ऑल इंडिया रेडियो के बाद जो सेकंड एस्पेक्ट आता है कम्युनिटी रेडियो। कम्युनिटी रेडियो आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक NGO और हर ये सारे मतलब एप्लीकेशन दे रहे हैं कि इनको सबको कम्युनिटी रेडियो लगाना है, क्योंकि यही एक टूल है जो हमारी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए सबसे अहम है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया और जो भी हैं इंटरनेट मीडिया, वो हर एक सोसाइटी, हर एक क्लास पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो एक नेशनल प्रोग्रामिंग, जिस तरीके से रेडियो की हमने बात करी 3 कैटेगरी में प्रोग्राम करता है, उसी तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया हर एक ब्लॉक में, हर एक लैंग्वेज की इंडिया में। क्योंकि एक क्वेश्चन आती है वाई कम्युनिटी, हमारे पास में जब इंटरनेट आ चुका है तो कई लोग पूछते हैं कि कम्युनिटी रेडियो क्यों, हमारे पास टेलीविज़न है, हमारे पास लाइव टेलीविज़न है, हमारे पास रेडियो है, FM है। लेकिन ये है कि कम्युनिटी रेडियो सबसे पहले इनएक्सपेंसिव है और ओन्ड बाय कम्युनिटी है, ओन्ड बाय कम्युनिटी, फॉर द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी।
क्योंकि ये पूरी तरीके से कम्युनिटी पे बेस्ड है। अगर हम कम्युनिटी रेडियो का डेफिनेशन एक छोटा सा हम बोलें तो ये शॉर्ट रेंज पे काम करता है, और ये कम्युनिटी की, लोकल कम्युनिटी की जो नीड्स हैं, जो भी आपके सराउंडिंग एरिया में, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो 15 से 20 किलोमीटर रेंज के अंदर ये ब्रॉडकास्ट करता है। तो ये जो लोकल इन्फॉर्मेशन, जो लोकल जो कम्युनिटी आपके आसपास जो नियर बाय होंगी, उनकी आप नीड्स को कवर करते हैं और आपके रेडियो के प्लेटफॉर्म पे आप उसको ऑन एयर करते हैं। तो जब आपके पास में मैगजीन्स हो गया, गवर्नमेंट्स के रेडियो एफएम हो गया, टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गया, इनके बाद भी कम्युनिटी रेडियो इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है आज की डेट में भी? आज की डेट में वैसे तो कम्युनिटी रेडियो का जो नंबर ऑफ़ ऑपरेशनल कम्युनिटी रेडियो हैं वो थोड़े ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी एट प्रेजेंट 269, जैसा 2-3 दिन पहले मैंने देखा था, 269 कम्युनिटी रेडियो अभी ऑल ओवर इंडिया हैं। और अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में करीब 20 से अबव LOI इश्यू हो चुके हैं, और 12 कम्युनिटी रेडियो अभी ऑपरेशनल हैं। ये जो 269 मैंने बोला है ये ऑपरेशनल हैं, है ना, क्योंकि जो LOI अगर आप उनको काउंट करोगे तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो कम्युनिटी रेडियो 15 से 20 किलोमीटर के अंदर, रेंज के अंदर ही सिर्फ काम करेगा। एक इसको 100 वाट के एंटीना की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं। और ये इसमें इसको कौन कौन, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं रूरल ब्रॉडकास्टिंग के अंदर? ये लोकल आइडेंटिटी, कैरेक्टर और कल्चर को, आपका वो कल्चर को ये ब्रॉडकास्ट करता है थ्रू प्रोग्राम्स और कंटेंट उसको करता है। फिर ये प्रमोट्स कम्युनिटी एक्सेस टू लोकल कम्युनिटी कंटेंट, और स्पेसिफिक कम्युनिटी इश्यू को ये लोग फोकस करते हैं। जैसे सपोज मैं बात करूं, जयपुर में वनस्थली विद्यापीठ का जो रेडियो स्टेशन चलता है, तो जहाँ पे वो वनस्थली विद्यापीठ के अंदर जो चला रहे हैं टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, निवाई के अंदर, तो वहाँ की कम्युनिटी का लैंग्वेज के अंदर वो लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। उनको इन्फॉर्मेशंस देंगे कि सरकार ने अभी ये अगर हम कोविड-19 की अगर हम बात कर लें, तो न्यूज़पेपर सपोज अभी नहीं आ रहा है, टेलीविज़न से लोग फियर हो रहा है कि हर तरह से वो एक हो डर रहे हैं, तो रेडियो बताएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और कब हैंड वॉश करने हैं प्रॉपर, कितने फैक्ट्स हैं, है ना। और जो अगर रोज़गार की बात करें तो रोज़गार के ये मीडियम, ये स्कीम्स आई हैं। स्कॉलरशिप की बात करें तो ये इतनी स्कॉलरशिप जो इस तरीके से मिल सकती है, और जो MSME के जो लोन्स की स्कीम्स होती है उस तरीके से हम कर सकते हैं। और जो उनके लोकल लैंग्वेज और उनका जो लोकल जो कल्चर है उसमें हम म्यूजिक, मतलब गीत बनाकर उनके कल्चर को, उनके डाइवर्सिटी को हम प्रमोट करते हैं, जिससे जो उनका नई जनरेशन्स हैं वो नई जनरेशन उसको आइडेंटिफाई करे और उसको प्रमोट करे। क्योंकि कम्युनिटी रेडियो एजुकेशन, हेल्थ और वुमेन कैटेगरी के अंदर बहुत अच्छे रोल प्ले कर रहे हैं। फिर बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी रेडियो, क्योंकि बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो बेनिफिट्स में ये माइनॉरिटी और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी मेंबर्स को ये एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। क्योंकि जो रूरल पीपल होते हैं, जो रूरल जो लोग होते हैं, उनको नहीं पता टेलीविज़न में कैसे काम होता है, किस तरीके से न्यूज़ देखी जा रही है, रेडियो में क्या हो रहा है, FM में क्या हो रहा है। लेकिन जब उनको आप एक प्लेटफॉर्म देते हो तो उनमें बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, बहुत सारे उनके भी थॉट्स होते हैं, तो वो उनको उस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रमोट करते हैं और उस कॉन्फिडेंस आता है। तो ये कम्युनिटी रेडियो का जो हिस्ट्री जो था वो थोड़ा सा पहले था कि 1995 के अंदर गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी किया था कि एयरवेव्स आर पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक एंड फ्री प्रॉपर्टी। तो उसके बाद 2002 में एडवाइजरी वापस से बनी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को लाइसेंस दिया जाए, और अन्ना FM जो देश का पहला कम्युनिटी रेडियो है, उसके बाद में 2006 में वापस से अमेंडमेंट किया गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ में आपको NGO, सिविल सोसाइटी, सिविल और KV कृषि विज्ञान केंद्र को, इनको आपको लाइसेंस देना है। तो अभी जो मोस्टली जो देखा जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे रूरल सोसाइटी के अंदर, वो कम्युनिटी रेडियो दोनों कैटेगरी बहुत अच्छे से काम कर रही है, और उनकी प्रोग्रामिंग्स भी बहुत उम्दा होती है। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कम्युनिटी रेडियो को चलाने में, कि
उनका जो कंटेंट डेवलपमेंट है वो एक सबसे बड़ा चैलेंजेस कई बार आ जाता है। और सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि एफएम जो है वो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन वो कमर्शियल पर्पस से आप सबको पता है, लेकिन कम्युनिटी रेडियो में हम कमर्शियल पर्पस से नहीं चला सकते क्योंकि नॉन प्रॉफिट है पूरा पूरा। तो यहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट्स उस तरीके से नहीं ले सकते जो और लेते हैं। तो यहाँ हमको एज ए गाइडलाइंस 1 घंटे में 5 मिनट का एडवर्टीजमेंट खुद के बिहाफ पे लेना होता है। तो ये एक थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी का बहुत बड़ा चैलेंजेस है। और उसके बाद में जो फ्रिक्वेंट डिस्ट्रप्शन हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी का, इंटरनेट का और इन सब का आप ले सकते हैं। और टेक्निकल एक्सपर्टाइज वो एक रहता है, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो में कम्युनिटी के पीपल्स का हमारे को सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे हमारा टेक्निकल एक्सपर्टाइज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो चैलेंजेस है हमारे लिए। तो अब फिर उसके बाद में दूरदर्शन सब बचपन से देखते हैं और आजकल तो बहुत देख ही रहे हैं, जब से रामायण का वापस से रिपीट टेलीकास्ट हुआ है। तो दूरदर्शन जिसका लोगो सत्यम शिवम सुंदरम हमने देखा है, 15 सितंबर 1959 और 14 सितंबर दोनों डेट्स करेक्ट हैं। कई जगह 14 सितंबर आपको मिलेंगी, और वैसे ऑन डॉक्यूमेंटेड जब हम क्लास में या हमारे सिलेबस में हम देखते हैं तो 15 सितंबर 1959 दूरदर्शन का इस्टेब्लिशमेंट डेट होता है। तो 14 एंड 15 दोनों करेक्ट है, 14 एंड 15। उसके बाद में दूरदर्शन 1965 में दूरदर्शन का जो सबसे लॉन्गेस्ट प्रोग्राम था, सबसे पॉपुलर सबसे लॉन्गेस्ट प्रोग्राम था कृषि दर्शन। तो जैसा दोस्तों मैंने बात करी थी कि रेडियो में भी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलराइज और सबसे ज़्यादा जो पसंद किया गया था वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड था, और टीवी के अंदर भी 1965 में कृषि दर्शन जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट प्रोग्राम कैटेगरी के अंदर आता है। और ये रेगुलरली कंटिन्यूसली मतलब एवरीडे के डेली ट्रांसमिशंस होता था इसका। जब इसका जो पार्ट था ऑल इंडिया रेडियो था, तो ऑल इंडिया रेडियो के पार्ट से ये रेगुलर इसका डेली ट्रांसमिशंस हो रहा था। फिर कृषि दर्शन बिगेन हुआ करीब करीब देश भर के 80 गाँवों से। 80 गाँव में इसमें हमने इस कृषि दर्शन को शुरुआत किया, और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशंस और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन सब का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था इस प्रोग्रामिंग के अंदर। और इस प्रोग्राम की जो रेंज थी वो कितनी थी, 60 किलोमीटर। उस टाइम जब ये प्रोग्राम जो ये 80 विलेजेस से जब ऑन एयर हो रहा था, तो इसकी 60 किलोमीटर की रेंज थी। आज ज़रूर हम ट्रांसमीटर्स और टेक्नोलॉजी कारण पूरा ऑल ओवर इंडिया इसको हम देख रहे हैं, और अब तो हम यूट्यूब और बहुत सारी इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल हो रहा है। और 1970 के एंड तक हमारे पास में पूरे देश भर में दिल्ली को मिला के करीब करीब 20,000 टीवी सेट्स हो चुके थे पूरे दिल्ली और उसके नेबरिंग स्टेट्स में। और उसके बाद में हमने 1972 में इसकी जो सर्विस थी बॉम्बे एंड अमृतसर में कर दिया। और आप लोगों ने पढ़ा होगा सबसे कलर टेलीविज़न कब आया, मतलब हम तो ये सब लोग पढ़ते हैं कि कलर टेलीविज़न गोल्डन एरा और ये सब। तो एशियन गेम जब हुए थे एशियन 1982 के अंदर, तब नेशनल टेलीकास्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। नेशनल टेलीकास्ट, ये ध्यान रखने वाली बात है, नेशनल टेलीकास्ट। और ये नेशनल ब्रॉडकास्टर के रूप में इसने एग्जिस्टेंस लिया, और फिर एग्जिस्टेंस लेने के बाद में कलर टेलीविज़न हमारे पास में मार्केट में आया, जिसका हमने 15 अगस्त को सबसे पहले 1982 में कलर ट्रांसमिशन शुरू हुआ। फिर डीडी इंडिया की शुरुआत की गई। फिर प्रसार भारती। तो अब जैसा मैंने पहले बोला था ऑल इंडिया रेडियो, AIR शॉर्ट फॉर्म हो गया, उसको में कुछ बात नहीं है। फिर उसके बाद में उसके बाद में आपका विविध भारती, और एक और वो आकाशवाणी। तो अगर मैं क्लियर कर दूं, ऑल इंडिया रेडियो जो सबसे पहली सर्विस थी, जो रेडियो को जो हमने फॉर्म किया, सेटअप किया, उसके बाद में उसका आकाशवाणी उसका हमने रीनेम किया था। सिर्फ उसको रीनेम करने के बाद में विविध भारती कोई चैनल नहीं था, एक सर्विस थी जिसके अंडर हमने बहुत सारी प्रोग्रामिंग्स करी, जिसमें हमने जो स्पेशल ऑडियंस प्रोग्रामिंग सुनी वो भी उसी कैटेगरी में थी। तो विविध भारती एक ऐसा पॉपुलर सीरीज़ था प्रोग्रामिंग का जो डायरेक्टली रूरल एरिया में, और रूरल और अर्बन दोनों एरिया में ऑडियंस को उसने टच किया। जैसे पहले सखी सहेली हो गया,
फौजी भाइयों की पसंद हो गई, ये तो सबने सुना ही होगा, मैं भी कोई इतना ओल्ड नहीं हूँ, तो ये सब हमने सुना। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग थी जो लोग सुनते थे, जिस तरीके से कि भाई ये प्रोग्राम्स कब ऑन एयर होंगे और कब हमारा नाम आए या कब हमारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन शेयर हों। तो उसके बाद में 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती इसका सेटअप किया गया, जिसके अंडर फिर सेपरेशंस करके हमने रेडियो एंड टेलीविजन्स को इसमें कैटेगराइज कर दिया। तो अगर अब हम प्रसार भारती का नाम लेंगे तो हमारे अंडर दोनों चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि इधर वन पार्ट में रेडियो और सेकंड में टेलीविज़न। फिर हमने डीडी स्पोर्ट्स 18 मार्च 1990 को शुरुआत किया, और शुरुआत करने के बाद में जो पहले जैसे मैंने बोला कि 3 कैटेगरी में ये ब्रॉडकास्ट करते हैं, रेडियो की तरह ही टेलीविज़न ने, क्योंकि जब बॉडी एक थी, ऑर्गेनाइजेशन एक था, तो कैटेगरी भी ब्रॉडकास्टिंग की सेम हमने अडॉप्ट करी। रेडियो में भी हम करते थे नेशनल, रीजनल, लोकल, वैसे ही हमने टीवी में भी करी, और इसीलिए हमने इतने सारे चैनल्स बनाए, रेट्रो, स्पोर्ट्स, नेशनल और ये सारे करके बनाए सारे। तो अब जो प्रोग्राम्स के मैं नाम लेने जा रहा हूँ, तो वापस से आपको अपना ये बचपन याद आई जाने वाला है। 1980s के अंदर चित्रहार जो सबसे संडे को याद आ रहा है मुझे, संडे को हम लोग देखते थे, आधे घंटे का आई थिंक, सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। जो ये एक सीरीज़ थी सॉन्ग्स की, जिसमें सॉन्ग्स आते थे। फिर उसके बाद में रंगोली, वो भी उसी 1980s के प्रोग्राम हैं। 1980s के बाद में 1984 और 5 में हम लोग जो प्रोग्राम आया, और उसके उसी ईयर के अंदर विक्रम और बेताल, ये दोनों पॉपुलर प्रोग्राम थे। ये जितने भी अब मैं प्रोग्राम्स का आपको नाम बता रहा हूँ, सारे पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं जो रूरल ब्रॉडकास्टिंग में या इनकी हिस्ट्री या टेलीविज़न और रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग हिस्ट्री में बहुत अहम रोल रखते हैं। मतलब करमचंद हो गया, मालगुडी डेज बहुत सब लोगों ने सुना है और देखा भी है, और अभी तो आजकल इंटरनेट यूट्यूब के थ्रू भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। और बुनियाद 1986 में, बुनियाद आई थिंक मुझे याद आ रहा है अब वापस से रीटेलीकास्ट हो रहा है। फिर बात करते हैं हम 1987 और 88 के रामायण की, जो अभी हम देख रहे हैं। तो रामायण एक ऐसा धार्मिक प्रोग्राम था हमारे हिंदुओं पर, कि बोला जाता है कि जब रामायण का ब्रॉडकास्ट होता तो सेम आज की तरह ही कोविड-19 जैसे हो रहा है और सब कुछ बंद है, लॉकडाउन है और घर में हम टीवी देखते हैं, टीवी सेट्स को, वैसे ही रामायण का वो सिनेरियो उस टाइम था। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया गया, पॉपुलर तो आज के डेट में भी है, मैंने भी ये चीज़ देखी और ऑब्जर्व करी है। फिर फौजी प्रोग्राम आया 1988 के अंदर, और महाभारत आई 88 और 90s के अंदर। तो जो 90s की जनरेशन्स होंगी जो देख रही हैं, सुन रही हैं, वो इन सब प्रोग्राम से रूबरू हैं और परिचित हैं। तो और ये सब जो प्रोग्रामिंग्स थी, शक्तिमान हो गया और ये सारी जो प्रोग्रामिंग्स थी, ये सब हमारी ब्रॉडकास्टिंग में मतलब एक मील का पत्थर थे, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। और एक तरीके से जो पॉपुलराइजेशन हो गया, या आज की डेट में हम टीआरपी बोलें तो उनमें बहुत अहम होते हैं ये सारे। तो रूरल ब्रॉडकास्टिंग में बेसिकली देखा गया है कि ये सारे रेडियो टेलीविज़न हम इनको ब्रीफ कर रहे हैं। बाकी एंड में मैं इतना कहना चाहूँगा कि स्टे होम, स्टे सेफ। और कुमाऊँ यूनिवर्सिटी का जो अटल पत्रकारिता एवं जनसंचार केंद्र है, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे ये मौका दिया आप सब लोगों से मिलने का, रूबरू करने का, और थोड़ा सा मतलब अपने आप को एक्सपर्ट दिया है, अपने नॉलेज को आप लोगों से शेयर करने का। थैंक यू।